फाउंडिंग टीम में इक्विटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी स्टार्टअप के सक्सेस होने में। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अगर एक फाउंडिंग टीम में 4 को फाउंडर्स है तो 25% इक्विटी सबको देना इज द फेयरेस्ट मेथड। इट इज नॉट, and it is not fair. So today in this video we are going to see how to split co-founders equity fairly, and मैं fairly word पे एक ज़्यादा emphasis दे रहा हूँ। जब भी कोई फाउंडर मुझसे ये पूछता था कि सर को फाउंडर्स को कितनी इक्विटी दे, मैं हमेशा ये बोलता था देयर इज नो सेट रूल, कोई फॉर्मूला नहीं है। सिट, टॉक टू देम, सी कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितने पैसे लेके आ रहा है, एंड देन विथ म्यूचुअल एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूट द इक्विटी। बट रिसेंटली आई केम अक्रॉस a formula which defines how to split equity among the founders and co-founders. So today in this video we will be talking about that only. And to start with, equity distribution में बहुत कुछ देखना पड़ता है। केवल ये नहीं है कि जो आइडिया लेके आ रहा है उसको ज़्यादा इक्विटी मिलेगी, ये भी देखना पड़ता है कि फाउंडर्स को फाउंडर्स क्या वैल्यू लेके आ रहे हैं, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका कमिटमेंट लेवल क्या है, तब जाके कहीं इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। और ये जो फॉर्मूला है अगर ऑनेस्टली करे तो आई गेस 90% ऑफ एक्यूरेसी लेके आता है। 10% की एम्बिग्यूटी है बट वो तो हर जगह होती है, नथिंग इज 100%। सो लेट्स सी व्हाट इट इज। हम लोग हमेशा सुनते हैं लेट्स स्प्लिट द इक्विटी इक्वली, दैट्स वे इट्स फेयर एंड वी आर इक्वल पार्टनर्स। व्हाट डू यू से? यार इक्वल बांट लेते हैं, वही फेयर होगा ना, क्या बोलते हो? और एक बहुत ही सरप्राइजिंग फिगर है, 40% से ज्यादा स्टार्टअप टीम सिर्फ एक दिन लगाती है इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कुछ भी नहीं सोचते इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले विद इन को फाउंडर्स एंड फाउंडर्स। एंड ये मेरा फिगर नहीं है, ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का फिगर है। देयर इज अ प्रोफेसर इनटू हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, प्रोफेसर वासरमैन, एंड ही स्टडी ऑलमोस्ट 60,000 स्टार्टअप ओवर ए पीरियड ऑफ 15 years, एंड तब वो इस नंबर पे आए हैं। एंड उनका कहना है अ क्विक इवन स्प्लिट सजेस्ट दैट द फाउंडर्स डोंट हैव द बिजनेस मैच्योरिटी टू हैव ए टफ डायलॉग अमंग देमसेल्फ, एंड आई थिंक विच इज राइट। जब भी इक्विटी की बात आती है फाउंडर्स 5-10% ऊपर भी दे देते हैं अपने पार्टनर को जस्ट टू कीप देम, because they don't want to go into the tough discussions with the co-founders। और इसका कुछ भी रीजन हो सकता है, अवॉइडेंस, टू मच ऑप्टिमिज्म कि हम तो बड़ा बना ही लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, और लैक ऑफ नॉलेज। एंड एक और फनी स्टैट्स है, फाउंडर जो इस तरह इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो 3 times अनहैप्पी होते हैं अपने फाउंडिंग टीम मेंबर्स के साथ, जिसकी वजह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे स्प्लिट एंड स्टार्टअप मे फेल, और यू मे से द चांसेस ऑफ फेलिंग ऑफ दैट स्टार्टअप इंक्रीजेस टू 3x टाइम्स। और जो ये फिगर्स है ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या है एग्जैक्ट फेयरनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ओवर टाइम, डिफरेंट वर्क स्टाइल्स, पर्सनैलिटीज एंड इशूज अराउंड कॉन्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे केसेस में देखा है हमने, जो एक फाउंडर है वो एक्सट्रीम नंबर ऑफ आवर्स डाल रहा है प्रोडक्ट में, एक फाउंडर है जो कि कैपिटल लेके आ रहा है, अनदर को फाउंडर वो अपने डोमेन की एक्सपर्टीज लेके आ रहा है, विच कॉजेस क्वेश्चन अराउंड द इक्विटी स्प्लिट टू पॉप अप इनटू आवर माइंड्स। खुद सोचो, इज इट फेयर? एक फाउंडर है जो हफ्ते के 60 घंटे दे रहा है, दूसरा फाउंडर है जो केवल 40 घंटे दे रहा है, और दोनों की इक्वल इक्विटी है। ऑब्वियस सी बात है, जो 60 घंटे डाल रहा है उसके दिमाग में ये बात आएगी कि ही इज मोर कमिटेड टू दिस स्टार्टअप एंड ही शुड बी मेकिंग एनी फाइनल डिसीजन फॉर दिस स्टार्टअप। बट अगर इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो ही कांट डू दैट, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इन ऑल स्टार्टअप्स दैट हु इज गोइंग टू मेक द फाइनल डिसीजन। जो एग्जांपल मैंने अभी लिया था, 4 फाउंडर्स, सबके पास 25% इक्विटी है। इन दैट केस अगर कोई एक डिसीजन लेना हो और 2-2 बढ़ जाए तो वो एक फाइनल डिसीजन पे नहीं आ सकते हैं। इससे क्या होगा, स्टार्टअप का प्रोसेस डिले होगा, इट विल क्रिएट द इनएबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड एंड इनडायरेक्टली नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी स्टार्टअप को। होगा क्या, रिसेंटमेंट होगी, रिसेंटमेंट से क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन क्रीप इन करेगा, और जब फ्रस्ट्रेशन क्रीप इन कर जाएगा द कोर टीम विल बिकम डिसफंक्शनल। यही रीजन होता है जब अर्ली स्टेज पे इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका पूरे स्टार्टअप पे लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। It can even decide the success and failure of this startup. Before going to the formula, I believe that each founder and co-founder should take these questions into account when having your equity allocation conversations. First question, who has experience of running a business? किसी भी फाउंडर को एक बिजनेस रन करने का एक्सपीरियंस है, उसको हमेशा ज्यादा वेट देना चाहिए इन इक्विटी। हम लोग सब जानते हैं दैट बिल्डिंग स्टार्टअप इज ए रियली हार्ड टास्क, जो हम नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं तोते उड़ जाते हैं। सो फाउंडिंग टीम में अगर किसी के पास भी एक्सपीरियंस है फंड रेजिंग का, इन्वेस्टर्स नेटवर्क है, पहले MVP बना चुका है, और स्केलिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, ये सब एक एसेट है विच इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ ए स्टार्टअप सक्सेस। जो फर्स्ट टाइम फाउंडर्स है उनको ये बात समझ में नहीं आती है, और अगर फाउंडिंग टीम में कोई नन बिजनेस बैकग्राउंड से है और नन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, उनको लगता है कि उनके साथ चीटिंग हो रही है। इवन जो बंदा आइडिया लेके आ रहा है, सबसे ज्यादा दुख तो उसी को होता है कि भाई आइडिया मेरा था, फिर भी इक्विटी एक दूसरे बंदों को ज्यादा दे रहे हैं। आइडिया वाला बंदा इंसिस्ट करता है कि आइडिया ही 90% है और उसको 90% इक्विटी मिलनी चाहिए, बट इन रियल वर्ल्ड वी ऑल नो
आइडियाज आर डाइम ए डजन, इट इज़ वेरी स्मॉल पार्ट। अगर सही से एक्सिक्यूट नहीं करेंगे तो अच्छे से अच्छा आइडिया भी फेल करता है। इसीलिए जिस को फाउंडर को प्रीवियस बिजनेस रेज करने का एक्सपीरियंस है, जिसको एक्सिक्यूशन का एक्सपीरियंस है, उसको ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए। और हमने ये टर्म बहुत सुना इन शार्क टैंक, नॉट शार्क टैंक इंडिया बट शार्क टैंक यूएस है, जहाँ पे फाउंडर्स इन्वेस्टर्स से पूछते हैं व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल, तब डिसाइड करते हैं उनको भी इक्विटी देने के लिए कि बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। द सेम शुड बी विद द को फाउंडिंग टीम, व्हाट दीज को फाउंडर्स आर ब्रिंगिंग टू द टेबल, क्या एक्सपर्टीज लेके आ रहे हैं। आइडियाज तो बस इक्वेशन का पार्ट है, अगर तुम उसको एक्सिक्यूट कर दोगे ना तो वो क्रिटिकल है। अगर हम एग्जाम्पल भी देखना चाहते हो तो माई स्पेस, फेसबुक दोनों का एग्जाम्पल देख लो। दोनों एक ही टाइम पे आए, माई स्पेस तो पहले आया था, दोनों ने एक ही आइडिया पे काम किया। कहाँ है फेसबुक? आज के डेट में टॉप 10 कंपनीज में आ जाता है, माई स्पेस का नाम भी हम नहीं जानते हैं। रिमेंबर दिस, अगर आपका स्टार्टअप ग्रो और एक्सिक्यूट करने में फेल कर गया तो आप 90% ऑफ नथिंग रख के भी क्या करेंगे। 10% ऑफ $100 million कंपनी इज ऑलवेज बेटर देन 90% ऑफ ए फेल्ड स्टार्टअप। जस्ट रिमेंबर दैट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू इज एवरीबडी ब्रिंगिंग टू द टेबल? जब भी इक्विटी की डिस्कशन करें तो ये सारे क्वेश्चन है जो हमेशा पॉपअप करेंगे। दो दीज आर टफ क्वेश्चंस बट आपको इनको आंसर करना पड़ेगा। व्हाट इज एवरीवन ब्रिंगिंग टू द टेबल? हाउ विल एवरीवन कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ दिस स्टार्टअप? व्हाट स्किल्स आर मोर वैल्यूएबल देन अदर्स? इसमें हमेशा लड़ाई होती है। ऑपरेशंस वाले बोलेंगे उनका वेटेज ज़्यादा है, टेक्निकल टीम बोलेंगी उनका वेटेज ज़्यादा है। ये कॉन्वर्सेशन का कभी एंड नहीं है, बट स्टिल हम लोग इसको दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, कैश कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड नॉन कैश कॉन्ट्रीब्यूशंस। कैश कॉन्ट्रीब्यूशंस में क्या आ जाएगा? इनिशियल कैपिटल, स्वेट इक्विटी, यू आर वर्किंग इन लिeu ऑफ योर सैलरी विच इज almost like putting in capital. Future infusion of cash. Non-cash में on the other hand, domain expertise, certain responsibility and duties, and usage of one network to grow the business. Depending on the founding team, each of these contributions will have a different weightage. एक pro tip है, अगर फाउंडिंग टीम से कोई भी बंदा इनिशियल कैश लेके आ रहा है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम मोर वेटेज इनटू द इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन, इशू कन्वर्टेबल डेब्ट और ए सीरीज सीड प्रेफर्ड स्टॉक्स, वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप किसी सीड इन्वेस्टर्स को ट्रीट करेंगे। जो कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया उसकी वैल्यू डिटरमाइन करेगी कि फाउंडिंग टीम का क्या कमिटमेंट है। द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज एवरीवन्स कमिटमेंट? सब इस स्टार्टअप को ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, दे आर इन फॉर लॉन्ग हॉल, विल दे बी वर्किंग फुल टाइम और उनके लिए साइड हसल और साइड गिग है ये। और इक्विटी का क्या होगा अगर उनका कमिटमेंट बढ़ जाता है और डिक्रीज कर जाता है या कोई छोड़ के चला जाता है? जब भी स्टार्टअप स्टार्ट होता है सब बहुत ज्यादा एनर्जाइज रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं कि इसको बड़ा बना देंगे हम, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज होता है। आपका फंडिंग नहीं आ रहा है, आपका MVP रेडी नहीं हो रहा है, यू आर अनेबल टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, तो सबका मोटिवेशन लेवल धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू समबडी, अगर वो एग्री कर जाएगा तो आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट एज वेल। उसने एक हाई पेइंग जॉब छोड़ा अपने दोस्त के साथ स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। दोनों 2 साल से काम कर रहे हैं। इक्विटी पे है वो बिकॉज उसकी सैलरी अभी नहीं मिल रही, कंसीडरिंग उन्होंने डिसाइड किया था जब फंडिंग आ जाएगी उसके बाद वो सैलरी लेना स्टार्ट करेगा। 2 साल हो गए हैं। द गाय इज मैरिड विथ ए किड, उसकी EMIs चल रही हैं, उसके पास जितने भी सेविंग्स थी वो सारी खत्म हो गई है। ही वांटेड टू टेक माय एडवाइस वेदर टू कंटिन्यू और नॉट, बट वो अपनी इक्विटी भी नहीं छोड़ना चाहता है स्टार्टअप में। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोग फेस करते हैं इसको। आफ्टर एसेसिंग द सिचुएशन मैंने तो उसको यही एडवाइस की थी, गेट ए जॉब टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू हिज फैमिली लाइफ एंड देन वर्क ऑन द स्टार्टअप इन हिज एक्स्ट्रा टाइम। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ भी एक प्रो टिप है, अब जो भी इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कर रहे हैं, ऑलवेज कीप ए वेस्टिंग पीरियड फॉर द को-फाउंडर्स एंड को-फाउंडर्स, एनीबडी इनटू द को-फाउंडिंग टीम। अगर वो छोड़ के जाता है तो वो इक्विटी वापस आ जाएगी, आइदर इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द रिमेनिंग फाउंडिंग टीम और उसको आप किसी और पर्पस के लिए रख सकते। द थिंग इज दैट एक फाउंडर को ज़्यादा इक्विटी देना इवन इफ ही इज नॉट कमिटेड इज नॉट लॉजिकल। अगर कमिटमेंट है ही नहीं तो उसको ज़्यादा इक्विटी दे के आप करोगे क्या? स्टार्टअप तो ऐसे ही फेल करा देगा वो। इसीलिए स्टार्ट करने से पहले फाउंडिंग टीम की कमिटमेंट ले, व्हाट दे आर ब्रिंगिंग टू द टेबल। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि रोल डिफाइन करो। अगर कोई ऑपरेशंस देख रहा है तो ऑपरेशंस में क्या क्या देखेगा, अगर टेक ही देख रहा है तो टेक में क्या क्या देखेगा। इट नीड टू बी डिफाइंड। नाउ लेट्स सी द फॉर्मूला जिसके लिए आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है, और इस फॉर्मूला को बोलते हैं फाउंडर्स पाई कैलकुलेटर। पाई चार्ट होता है, उसमें किसको कितनी इक्विटी मिल रही है, यस, फाउंडर्स पाई कैलकुलेटर। दिस इज द मेथड जो वेरियस एलिमेंट को क्वांटिफाई करता है, जो इक्विटी स्प्लिट और इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये फार्मूला सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर देता है। बिजनेस एक्यूमेंट जो एक्सपर्टीज हम बोलते हैं, वैल्यू, कमिटमेंट इनटू 5 डिस्टिंक्ट कैटेगरी। और ये फार्मूला फाउंडिंग टीम को चांस देता है
to negotiate onto their values कि क्या वैल्यू लेके आ रहे हैं वो in this startup. You can also say that it is more like a test run और litmus test कर सकते हैं इसको, जहाँ पे फाउंडर की लीडरशिप और को फाउंडिंग टीम की केमिस्ट्री चेक हो जाती है, so that everybody is equally satisfied with the distribution. So let's see the 5 different elements of the founder's pie calculator. First one is obviously the idea. Second will be the business knowledge. Third will be domain expertise. Fourth will be commitment and risk. And fifth will be responsibilities. So we are going to decide the entire equity distribution on these 5 elements or parameters you can say. And जो ये element है इनका weightage different होगा different domains के लिए. अगर आप टेक स्टार्टअप रेज कर रहे हैं, सपोज आप एक क्रिप्टो स्टार्टअप रेज कर रहे हैं, तो एनीबडी हु इज फ्रॉम द वेब3 बैकग्राउंड इनटू कोडिंग एंड डेवलपिंग उसको ज़्यादा वेटेज मिलेगा. So it is not like कि it will be fixed. It varies between 1 to 10. Just go through the charts. I am just sharing it on the screen. Now let's take an example. एक हाई टेक्नोलॉजी या स्टार्टअप है कमिंग आउट ऑफ ए कॉलेज से IIT से आ रहा है बाहर. उसके फाउंडिंग टीम में 4 मेंबर्स हैं. एक इन्वेंटर होगा जिसका ओरिजिनल आइडिया होगा, एक बिजनेस गाय होगा जिसको इंडस्ट्री का नॉलेज होगा कि कैसे रन करना है, एक टेक्नोलॉजिस्ट होगा जो कि इन्वेंटर का राइट हैंड भी होगा और वो प्रोडक्ट कोड और डेवलप करेगा, और एक ले लेते हैं समबडी हु इज जस्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, तो उसको हम ऑपरेशंस दे सकते हैं. ही वॉज लकी टू बी देयर. ये 3 डिसाइड कर रहे थे आइडिया पे, ही वॉज लकी टू बी देयर, तो इन्होंने उसको भी फाउंडिंग टीम का पार्ट बना दिया. अब आप स्क्रीन पे देखेंगे जो चार्ट है, सो फाउंडिंग टीम बैठती है और वो डिसाइड करती है कि किसको कितना वेटेज देंगे. तो इस एग्जांपल में उन्होंने आइडिया को 7 वेटेज दिया है, बिजनेसमैन को 2 दिया है, डोमेन एक्सपर्टीज को 5, कमिटमेंट एंड रिस्क को 7 एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को 6 दिया है. दीज वेटेजेस आर आउट ऑफ 10. नाउ फाउंडिंग टीम का कॉन्ट्रीब्यूशन हम उसमें डाल देंगे एंड नाउ नेक्स्ट स्क्रीन में आप देखेंगे कि जो वेटेज था उसको हम फाउंडिंग टीम के कॉन्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास टोटल पॉइंट्स आ जाएगा. आफ्टर दैट उससे इक्विटी निकालना बहुत आसान है. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ये बहुत ही डिफरेंट है और ये ट्रेडिशनल नहीं है जहाँ पे हम इवेंट स्प्लिट कर लेते हैं फाउंडिंग टीम में, और ये प्रोसेस टाइम भी लेता है. एक दिन में आप नहीं स्प्लिट कर सकते हैं. 3-4 मीटिंग होगी, एवरीबॉडी विल डिसाइड देयर वैल्यू, उसके बाद ही आप एक नंबर पे आएंगे. बट एक चीज़ जो ये करता है वो फाउंडिंग टीम को ये सिक्योरिटी देता है कि दे हैव बीन डेल्ट विथ फेयरनेस. वो जितना काम कर रहे हैं, जितनी वैल्यू ला रहे हैं, जितना कमिटमेंट दे रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको ये इक्विटी मिली है. सो जो कहते हैं ना कि दिल में कोई मलाल नहीं रहता है कि सामने वाला कुछ कर भी नहीं रहा है, इतनी इक्विटी लेके बैठा है. बट एज मैंने स्टार्ट में बोला था 90% इट इज़ गुड, बट 10% इसमें भी एम्बिग्विटी है. तो अगर इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो वो एम्बिग्विटी ये है, जो फोर्थ फाउंडर है जो कि बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम है, उसको बहुत कम इक्विटी मिली है, तो वो इस इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा खुश नहीं होगा. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? हाउ टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी विद द एंड रिजल्ट? फेयरनेस केवल वो नहीं होता है. फेयरनेस ऑल्सो मीन्स दैट एवरीवन शुड लीव द इक्विटी कन्वर्सेशन वैल्यूड. और अगर सच्चाई बताऊं तो आप लोग अपने को फाउंडिंग टीम के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे जितना कि आप लोग अपने स्पाउस, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ स्पेंड करेंगे. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट एवरीबडी हैप्पी विद दिस अरेंजमेंट. माइक निकलिस ने एक स्टेटमेंट दी थी, अ को फाउंडिंग टीम इज अ लॉट लाइक ए मैरिज बट विदाउट सेक्स. सो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, व्हेन यू आर स्टार्टिंग इट, मेक श्योर दैट एवरीबडी फील्स वैल्यूड. So on this note, I will be ending this video. Follow us on YouTube, Instagram for more such videos onto entrepreneurship and startups. Thank you guys. See you again.